हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि शुद्ध शब्द कैसे करें, शब्दों का अशुद्धि संशोधन, और इसमें रहने वाले हैं समास, अलंकार, संधि, समास और विलोम शब्द, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है वीडियो, तो इसमें आप शुरू से अंत तक बने रहें और इसके बारे में जान लें। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले और आप उसको जान पाओ। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ये सामान्य हिंदी के क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं, तो वीडियो में आप शुरू से एंड तक बने रहें। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध रूप बताइए। शुद्ध रूप बताना है, कौन सा रूप शुद्ध होगा। तो जब तक मैं इसके ऑप्शन आप बताती हूँ तब तक आप अपना आंसर सोचकर वीडियो के एंड में कमेंट में डालकर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है युधिष्ठिर, 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 युधिष्ठिर। तो इसमें आंसर रह जाएगा हमारा बी, युधिष्ठिर। ये युधिष्ठिर शब्द का शुद्ध रूप है। अगला है उपरोक्त, उपयुक्त, उपयुक्त, उपरोक्त। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए, उपयुक्त या उपरोक्त ये दोनों शब्द तो गलत है, इनका कोई शब्द ये सही अर्थ नहीं बनता है। उपरोक्त और उपयुक्त में डाउट हो सकता है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा बी, उपयुक्त। ऊपर कहा गया या ऊपर लिखा गया उसको क्या कहते हैं? उपयुक्त कहते हैं। तो बी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहे हैं जो भी शब्द हैं उन पर ध्यान दें। श्रृंगार, 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 श्रृंगार। तो ये श्रृंगार शब्द है, उसका शुद्ध रूप बताना है, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा श्रृंगार। ठीक है। नेक्स्ट है कवयत्री, कवियत्री, कवियत्री, कवित्री। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ। इसका आंसर हो जाएगा पहले वाला ही, ए ऑप्शन, कवयत्री। ये होता है कवयत्री। कवयत्री किसको कहते हैं? कोई भी अगर महिला है वह कविता लिखती है तो उसको क्या कहते हैं? कवयत्री। पुरुष कविता लिखता है तो उसको कवि कहते हैं, और कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवयत्री। नेक्स्ट है उज्जवल, 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 उनमें से कोई नहीं, यानी कि उज्जवल शब्द का शुद्ध रूप इसमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि उज्जवल में दोनों जगह क्या रहेंगे? आधे रहेंगे। इस बात को आप नोट कर लें। तो आंसर रहेगा हमारा बी, उज्जवल। नेक्स्ट है परिकोष्ठ, परकोष्ठ, परकोष्ठक, परिकोष्ठक। इसमें शुद्ध रूप बताना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है राजगृह में कौन सा समास है? राजा के लिए ग्रह। तो चलिए इसके ऑप्शन देखिए। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययभाव। अब देखिए अव्ययभाव में क्या होता है? पहला पद क्या रहेगा? पूर्व पद रहता है अव्यय, तो इसमें पूर्व पद अव्यय नहीं है। कर्मधारय में क्या होता है? विशेषण विशेष्य का संबंध होता है या उपमेय उपमान का संबंध होता है, ऐसा इसमें कुछ दिख नहीं रहा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान यहाँ पर नहीं है, उत्तर पद प्रधान है, ग्रह। तो द्वंद्व भी नहीं है, तो कौन सा बचा? तत्पुरुष। तत्पुरुष का मतलब क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, और जो कारक चिन्ह होते हैं, समस्त पद का जब विग्रह करेंगे जो कारक चिन्ह आएंगे बीच में, तो वो समास किसकी पहचान होती है? तत्पुरुष समास की। तो राज के लिए ग्रह के लिए जो आया है शब्द, के लिए जो दो शब्द आए हैं वो क्या है? कारक चिन्ह है या प्रसर्ग हैं। तो ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास। चलिए अगला है चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा, इसका विग्रह क्या होगा? चार राहों का समूह है, यानी कि पहला पद संख्यावाची है और दूसरा पद क्या है? दूसरे पद की प्रधानता है। तो देखिए इसमें द्वंद्व, दोनों पद प्रधान होंगे, नहीं है। द्विगु, हाँ, द्विगु में पहला पद संख्यावाची होता है और समस्त पद है, समूह का बोध कराएगा। तो यहाँ पर क्या है? चार राहों का समूह है, पहला पद संख्यावाची है और समूह का बोध भी हो रहा है, तो कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। कर्मधारय और बहुव्रीहि नहीं है, ऑप्शन हमारा बी रहेगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सामान्य हिंदी से संबंधित अगर कोई भी आपको उलझन है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप इस चैनल पर पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए 9 नंबर पर पहुंचे हैं। आत्रेय में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय प्रति प्लस अय, यानी पीछे पीछे पर साथ में, अय का मतलब आने वाले,
वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगते हैं और उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अगर उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में आपने जानकारी नहीं ली है तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स में जब जाओगे तो प्लेलिस्ट में खोल कर इसको देख सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आत्रेय में प्रत्यय बताना है। तो देखिए, आत्रेय में मूल शब्द है अत्रि और ए क्या है? इसमें प्रत्यय है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया यहीं पर। अब उपसर्ग और प्रत्यय में एक बात यह है कि हमें मूल शब्द का पता होना चाहिए कि मूल शब्द इसमें क्या है, तभी हमारा उपसर्ग और प्रत्यय सही हो पाएगा। तो आत्रेय में अत्रि मूल शब्द है और ए की मात्रा ऊपर दिख रही है और यह ए है, तो हमारा डी आंसर इसका हो जाएगा। अत्रि एक बहुत बड़े हमारे प्राचीन वेद या जिसको बोलते हैं हम वैद जी, उस तरह के आचार्य रहे हैं अत्रि ऋषि, और उनके जो वंशज होते हैं वो उनके लिए प्रसिद्ध हो गया आत्रेय। ठीक है, तो ए हमारा आंसर इसमें, डी हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है उपसर्ग सहित शब्द है, यानी कि कौन सा शब्द इसमें क्या लगा है? उपसर्ग। प्रस्ताव इसमें नहीं है। अब उपसर्ग और प्रत्यय निकाल देने के बाद जो शब्द बनता है उसका क्या बनना चाहिए? अर्थ निकलना चाहिए, तभी हमारा उपसर्ग और प्रत्यय क्या होगा? सही होगा। तो चलिए, प्रस्ताव देखिए, पर निकालने पर कोई अर्थ नहीं बचा। प्रयोग, पर निकालने के बाद योग का अर्थ बचता है। तो आगे भी देख लेते हैं। प्रतिमा, इसका भी अर्थ नहीं बचा है, पर निकालने के बाद तीमा का। ममता, इसमें उपसर्ग नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रयोग। प्रयोग में पर क्या है? उपसर्ग है और योग मूल शब्द निकल कर आ रहा है। नेक्स्ट है प्राधीन का संधि विच्छेद बताना है। पर प्लस अधीन, पर प्लस अधीन, परा प्लस अधीन, पर प्लस आधीन, परा प्लस आधीन। अब चलिए, इसका आंसर है मैं बताती हूँ। पर प्लस अधीन, ए के बाद अगर ए है तो क्या हो जाना है? आ हो जाना है। तो यहाँ पर आ हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये एक स्वर संधि का कौन सी संधि है? स्वर संधि में ये दीर्घ संधि है, तो आंसर रहेगा हमारा ए। नेक्स्ट है अमानवीय में उपसर्ग है। उपसर्ग बताना है। अमानवीय में ए है, अमा है, अमान है, अम है। तो देखिए, मानवीय क्या है? मूल शब्द है। मानवीय नहीं, सबसे पहले फिर से देखो, मानव क्या है? मूल शब्द है। और ई क्या है? बड़ी ई, और ये क्या है? इसमें प्रत्यय है। और ए क्या है? उपसर्ग है। तो कई बार ये भी आ जाता है कि इस शब्द में मूल शब्द दिए गए शब्द में क्या करना है आपको? उपसर्ग और प्रत्यय निकालिए। तो इस तरह से मूल शब्द की जांच, मूल शब्द को बता करके हम उपसर्ग पहले और प्रत्यय बाद में लगे हुए शब्दांश हम बता सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मानवीय में उपसर्ग क्या रहेगा? ए रहेगा। ठीक है। अगला है अनाड़ी का तत्सम रूप बताना है। अनाड़ी क्या है? तद्भव रूप है, तद्भव शब्द है। तो अन्यत्र, अन्य जगह हो जाएगा। अनार्य, हाँ, अनार्य जो तत्सम होता है अनार्य, उसका तद्भव क्या हो जाता है? अनाड़ी। तो हमारा आंसर रहेगा इसमें बी। अटालिका, अटारी को कहते हैं। अटालिका तत्सम है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? अटारी। अत्यंत, अन्यत, इसका अर्थ नहीं है, अन्यत। नेक्स्ट है द्राक्षा का तद्भव रूप होगा। द्राक्षा क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या होगा? दाख, यानी जो किशमिश होती है उसको हम क्या कहते हैं? दाख कहते हैं। और किशमिश दो विदेशी शब्द है, तो द्राक्षा का तद्भव हो जाएगा दाख। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है नृत्य का तद्भव रूप है। नृत्य का क्या बताना? तद्भव रूप बताना है। नाचना, नचाना, नाच, नृत्य। तो नृत्य तत्सम है, इसका तद्भव हो जाएगा नाच। ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन पर। 16 नंबर पर देखिए, गेहूं का तत्सम रूप होगा। गेहूं का तत्सम बताना है, क्या होता है? तो देखिए, ऑप्शन है गोधूम, चावल, जोधा, मामा। तो गोधूम किसको कहते हैं? सॉरी, गेहूं को क्या कहते हैं? गोधूम। गेहूं का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? गोधूम। 16 वाला कर लिया है। गेहूं का तत्सम रूप क्या होता है? गेहूं क्या है? तद्भव, इसका तत्सम हो जाएगा गोधूम। चलिए 17 नंबर पर खेत का तत्सम रूप होगा क्षेत्र, साक्त्र, क्षेत्र, छत्र। अब इसका खेत का तत्सम रूप क्या होता है? क्षेत्र। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे कुछ रंगीन छपे हुए शब्द दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द के पर्याय के विकल्प के रूप में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें एक शब्द उपयुक्त पर्यायवाची है। आपको उस शब्द का चयन करना है, यानी कि जो दिया गया शब्द होगा उसका पर्यायवाची शब्द बताना है कि इसका पर्यायवाची कौन सा सही है। ठीक है। तो देखिए, शब्द है दसन। दसन का क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। दांत, भुजा, पांव, पेट। तो दसन कहते हैं दांत को, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए।
ठीक है। अगला है विहग। विहग का क्या बताना है? गरुड़, काको, परिंदा, सिति। अब देखिए विहग किसको कहते हैं? विहग कहते हैं पक्षी को, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा परिंदा। परिंदा भी किसको कहते हैं? पक्षी को ही कहते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर पर है प्रेम का बताना है। रति, परिणीत, श्रृंगार, लगुन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा परिणीत। परिणीत किसको कहते हैं? प्रेम को ही कहते हैं। ठीक है। अगला है अक्ष। अक्ष का बताना है पैर, आंख, दिशा, नासिका। तो अक्ष किसको कहते हैं? आंख को ही कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है कोदंड का बताना है। धनुष, फावड़ा, भाला, तलवार। ये तीनों नहीं है। कोदंड किसको कहते हैं? धनुष को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पर चलते हैं। नीचे कुछ रंगीन छपे शब्द के लिए सही विलोम शब्द का चयन करना है। विलोम शब्द बताना है, जो शब्द दिया गया उसका। इति, अर्थ, अथ, समाधार, अंत। तो इति का मतलब होता है किसी भी काम का प्रारंभ करना, और इसका हो जाएगा अत, यानी किसी काम का एंड कर देना। अत का विलोम हो जाएगा, इति का विलोम क्या हो जाएगा? अत। नेक्स्ट है दृश्य। इसके ऑप्शन सुनिए। श्रव्य, श्राव्य, प्रोक्ष, अदृश्य। दृश्य जो दिखाई देता है, और इसका विलोम हो जाएगा अदृश्य जो दिखाई न दे। नेक्स्ट है करुण, निष्ठुर, कड़ा, मुलायम, निर्दयी। करुण बोलते हैं जिसको दूसरे के दुख में थोड़ी सी या दया के भाव जिसके मन में आ जाए उसको कहते हैं करुण। तो इसका विलोम हो जाएगा निर्दयी, जिसमें दया के भाव बिल्कुल भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सुधा। सुधा का विलोम बताना है। कोलाहल, हलाहल, अमृत, मुधा। अब सुधा किसको कहते हैं? अमृत को कहते हैं सुधा। इसका विलोम हो जाएगा हलाहल। हलाहल किसको कहते हैं? विष को कहते हैं, जहर को। तो सुधा का विलोम हो जाएगा हलाहल। अगला है व्यास का विलोम बताना है। समास, संक्षेप, संगीन, संश्लेषण। अब देखिए व्यास का विलोम हो जाएगा समास। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए प्रयुक्त एक शब्द चयन कीजिए। अब वाक्यांश आ गए हैं, इनके लिए एक शब्द बताना है। देखिए 28 नंबर पर है जिसे जीता गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? विजित, पराजित, परास्त, अविजित। जिसे जीता गया उसको क्या कहते हैं? विजित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति, उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? अभिजात, कुलीन, सवर्ण, श्रेष्ठ। तो उच्च कुल में पैदा हुए व्यक्ति के लिए शब्द होता है कुलीन। नेक्स्ट है कुछ लोगों में श्रेष्ठ, गणमान्य, विशिष्ट, अभिन्न, कुलीन। कुछ लोगों में जो श्रेष्ठ होता है, विशेष होता है, उसको क्या कहते हैं? विशिष्ट कहते हैं, जैसे स्पेशल बोलते हैं जिसको। ठीक है। अगला है जिसके समान कोई दूसरा न हो, उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? भिन्न, असमान, अनुपम, सर्वश्रेष्ठ। तो जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। यानी कि एक ही चीज होती है, जो एक ही व्यक्ति होता है, जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? अनुपम। अगला है जो बिना वेतन का कार्य करता है, बिना किसी पैसे के बदले कार्य करता है, उसको क्या कहते हैं? निःशुल्क, शिक्षार्थी, अवैतनिक, अस्थायी। तो बिना वेतन के कार्य करने वाले को कहेंगे अवैतनिक। वैतनिक वेतन के साथ कार्य करता है, अवैतनिक बिना वेतन के कार्य करता है। जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो उसे स्थानापन्न, अस्थायी, अवैतनिक, अल्पकालिक। तो जो किसी के स्थान पर कार्यरत हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थानापन्न। ठीक है। नेक्स्ट पर देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब पूरे वाक्य को शुद्ध बताना है कि कौन सा वाक्य सही है। ऑप्शन देखिए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूँ। तो ये देखिए इजी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन है बड़ा ही उलझन वाला। तो आप अपना कमेंट में डालकर बताना कि आपका इसमें कौन सा आंसर सही था। चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर। अगर वीडियो पर इस चैनल पर आप नए आए हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाए हैं तो कोई बात नहीं, आपको निराश नहीं होना है, लगातार प्रयास करते रहना है। अगर प्रयास करते रहे तो एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। चलिए अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्धियों को छांटिए। वाक्य को शुद्ध करना है।
शिक्षक ने, यानी कि जो ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, उनमें किसमें कोई कमी है, कोई वाक्य अशुद्ध है, अनावश्यक शब्द है, उसको निकाल देना है। शिक्षक ने कक्षा के सभी छात्रों से प्रश्न पूछे। तो इसका आंसर देखिए, सोचो आप पहले। चलिए आपको इसका आंसर बता देती हूँ। शिक्षक ने कक्षा के सभी छात्रों से प्रश्न पूछे, तो इसमें सभी शब्द क्या है, अनावश्यक है। क्या वाक्य बन जाएगा, शिक्षक ने कक्षा के छात्रों से प्रश्न पूछे। तो ये सी वाला आंसर हमारा इसमें हो जाएगा, और ये सभी है, यहाँ पर अनावश्यक शब्द ले लिया गया है। अगला है, रेलगाड़ी का इंजन पटरी पर वाष्प से चलती है। अब देखिए, रेलगाड़ी का इंजन पटरी पर वाष्प से चलती है। अब देखिए, जो इंजन है, इंजन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो हमें दिखाई दे रहा है इंजन क्या है, पुल्लिंग है। तो क्रिया भी क्या होनी चाहिए, पुल्लिंग होनी चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन में हमारा ये आंसर रहेगा हमारा डी। तो क्या वाक्य हो जाएगा, रेलगाड़ी का इंजन पटरी पर वाष्प से चलता है। ठीक है। नेक्स्ट है, तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। देखने पर हमें इसमें कोई कमी नहीं लग रही, लेकिन हिंदी भाषा में अगर गहराई से अध्ययन करते हैं, कुछ रूल होते हैं, उन पर चलते हैं, तो हमें इसमें आराम से अशुद्धि का पता लग सकता है। तो देखिए, मैं इसका आंसर बता देती हूँ। तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेकों ग्रंथ लिखे। अनेकों नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, अनेक, क्योंकि अनेक शब्द समय में ही क्या है, बहुवचन है। तो अनेकों क्या हो जाएगा यहाँ पर अशुद्ध, इसकी बजाय क्या आना चाहिए, अनेक। नेक्स्ट है, लोग यूं ही अक्सर बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं। तो आप अपना आंसर सोचते रहें और कमेंट में मुझे डालकर मुझसे पहले बताने का प्रयास करें। तो इसका आंसर देखिए, लोग यूं ही अनावश्यक शब्द है। लोग अक्सर बेकार की बातों में समय बर्बाद करते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, यूं ही अनावश्यक शब्द है। मैं आज अवकाश न लेता यदि मेरी तबीयत सही होती। तो मैं आज अवकाश न लेता यदि मेरी तबीयत सही होती। सही होती की जगह पर क्या होता, ठीक होती। सही की जगह शब्द आ जाएगा ठीक। तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित रंगीन छपे मुहावरों एवं लोकोक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना है। अभी इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, या कुछ मुहावरे और कुछ लोकोक्तियां दिए हुए मिलते हैं और पूछते हैं बताइए इनमें से कई लोकोक्तियां हैं, उनमें बीच में एक मुहावरा होता है। तो पूछते हैं बताइए इनमें मुहावरा कौन सा है, या कई मुहावरे होंगे और उनमें बीच में एक लोकोक्तियों वाला प्रश्न होगा। तो पूछेंगे बताइए इनमें से लोकोक्ति कौन सी है। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है, जो मुहावरे होते हैं उनका आकार छोटा होता है, और मुहावरों के अंत में 100% आपको ना शब्द दिखाई देगा, ना शब्दांश लगा हुआ दिखाई देगा। जबकि लोकोक्तियां आकार में मुहावरों से बड़ी होती हैं, और जो वाक्य में पाए जाते हैं तो लोकोक्तियां वाक्य के एंड में ही दिखाई देती हैं, जबकि मुहावरा वाक्य में कहीं पर भी आ सकता है। तो इस तरह से पहचान कर सकते हैं हम कौन मुहावरा है, कौन लोकोक्ति है। 9 2 11 होना, सबसे आंख बचाकर भाग जाना, 9 में 2 जोड़ देना, फरार हो जाना, धोखा देना। तो 9 2 11 होना, इसका आंसर आप इजी है, इसका आंसर हो जाएगा फरार हो जाना, यानी कि भाग जाना। नेक्स्ट है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इसके ऑप्शन है, ईश्वर की पूजा करना, प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य में लग जाना, कपास ओटना या चुनना, व्यर्थ में समय गंवाना। तो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य में लग जाना, ये आंसर हो रहेगा हमारा बी। अगला है, अधजल गगरी छलकत जाए। इसके ऑप्शन सुनिए, आधी गगरी से पानी का ज्यादा छलकना, बी ऑप्शन रहेगा अत्यधिक ज्ञानी होना, सी है कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन, कम जानना। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका आंसर हो जाएगा कम ज्ञान का अधिक प्रदर्शन, यानी ज्ञान कम है लेकिन दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। नेक्स्ट है, अपनी करनी पार उतरनी, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना, बेकार का परिश्रम करना, गंगा उस पार होना, स्वयं कार्य करना। अपनी करनी पार उतरनी, अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, ये आंसर रहेगा हमारा। अटका बनिया देवे उधार,
क्वेश्चन क्या है, अटका बनिया देवे उधार, दबाव पड़ने पर सब कुछ करना, उधार देना, गले में अटकने पर बनिया उधार देता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जितने भी लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं वो अपना सामान्य अर्थ नहीं बताते बल्कि किसी विशेष अर्थ को दिखाने के लिए इनको प्रयोग मिला जाता है। तो अटका बनिया देवे उधार, इसका आंसर हो जाएगा दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। नेक्स्ट है नाचने आवे आंगन टेढ़ा, नाचने का बहाना बनाना, आंगन टेढ़ा होना, काम न जाने पर झूठा बहाना बनाना, नाचने का दिखावा करना। तो आंसर रहेगा काम न जानने पर झूठा बहाना बनाना, नाचना आवे आंगन टेढ़ा, सी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अलंकार का चयन कीजिए। अलंकार से संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए मैंने इनके बारे में पूरी जानकारी वीडियो में डाल रखी है, पूरे अच्छे नोट्स के रूप में बना रखे हैं मैंने खुद अपने हाथों से, तो आप उनको देख सकते हैं और अलंकार के बारे में जान सकते हैं। ये तेरा शिशु जग है उदास, यमक है, रूपक है, उपमा है, अन्य उक्ति है। अब देखिए, ये तेरा शिशु जग है उदास, शिशु रूपी जग, शिशु रूपी जग, तो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। जहां पर उपमेय और उपमान दोनों में अभेद आरोप कर लिया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक। अब शिशु क्या है, उपमेय है, और जग क्या है, उपमान, दोनों को एक कर दिया गया है, शिशु रूपी जग या संसार, तो ये हो गया रूपक अलंकार। चलिए नेक्स्ट है 47 नंबर पर है, सुगम मौन सर सिरुहु लोचन, इसमें अलंकार बताना है, अनुप्रास है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, यमक है। सुगम मौन सर सिरुहु लोचन, सर होता है बाण रूपी, लोचन यानी कि नेत्र, बाण के समान लोचन, बाण के समान नेत्र, सिरुहु समान जैसे, तो समान और जैसे किसकी पहचान होती है, उपमा की, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। अगला है खग कुल, कुल कुल सा बोल रहा है। अब देखिए कुल कुल 3 बार आ गया है, लेकिन खग कुल का मतलब हो गया पक्षियों का झुंड, समूह है। कुल कुल सा कोलाहल या कलकल सा बोल रहा है, कलकल की आवाज है। पहले कुल का अर्थ है पक्षियों का समूह है, झुंड, और दूसरे कुल का अर्थ है कुल कुल का कलकल की आवाज। तो जहां पर एक शब्द 2 या 3 बार आए और हर बार उसके अर्थ अलग होते हैं तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये 2 क्वेश्चन साहित्य से आ गए हैं। साकेत किसकी कृति है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है साकेत। ऑप्शन सुनिए, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद। तो साकेत हमारी रचना है मैथिली शरण गुप्त। अगला है भारत भारती के रचनाकार हैं मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो इसके रचनाकार हैं भारत भारती, किसने लिखी गई है, भारत भारती लिखी है, हमारा ऑप्शन रहेगा इसमें भी मैथिली शरण गुप्त। अगर आप किसी भी टॉपिक विशेष के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में डालकर बताना कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए और किसके बारे में चाहिए। तो आज के लिए इतना ही करने वाले हैं। थैंक्स।